इससे ज्यादा जरूरी है आप कितना समझते हो। और ये ना केवल बच्चे के मामले में है, ये आपके जीवन में आने वाले हर रिश्ते के मामले में है कि यदि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, चाहे समाज के साथ, पड़ोस के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ, किसी के भी साथ में, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको उस बच्चे या उस प्राणी को समझना है। आपको वो समझ आ गया, अब आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो। अब आप बता सकते हो, मान लीजिए मैंने आपको कल 4 तरह के लोगों के बारे में कुछ बताया था। जो पहली टाइप का व्यक्ति है जिसे वो काम करना ही करना है। अब मान लो आपको मालूम पड़ जाए कि ये जो मेरा बच्चा है या जो मेरा माँ बाप है या जो मेरे भाई बहन है, ये इस कैटेगरी में आता है कि इसे जो करना है इसने ठान लिया है तो कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंटरफियरेंस उसके निर्णय लेने तक तो काम आ सकता है। भाई निर्णय लेने में आपने कोई बात समझा दी या कुछ कह दिया, यानी आपका समझाना केवल तब तक कामयाब है जब तक वो निर्णय नहीं ले लेता। एक बार उसने निर्णय ले लिया कि मुझे क्या करना है, फिर आप उसे नहीं रोक पाएंगे। तो अब क्या करना है, फिर आपको शांत हो जाना है कि अब अपने बस की बात है ही नहीं। दूसरी टाइप का एक बच्चा है जिसको जो निर्णय ले ही नहीं पाएगा कभी भी। अब आपको समझ में आ गया कि मेरा बच्चा निर्णय नहीं ले पाएगा कभी भी, तो उसको निर्णय लेके देना पड़ेगा। अब अगर निर्णय लेके देना पड़ेगा, ये पॉइंट पे आ गए। आप अगर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और आप अपने विवेक से, अपने हिसाब से उसको निर्णय लेके देते हैं, तो वो आपके लिए निर्णय हो सकता है सही, वो उसके लिए गलत हो सकता है। तो उसको समझ करके उसके हिसाब से निर्णय लेके उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि तुमको ये करना पड़ेगा। दोनों बात है। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो 2 बच्चों का मैंने जिक्र किया, पहले वाले बच्चे को अगर बोल दोगे तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये दूध नहीं पी सकते, जैसे नानी दादी हमारी कहती तेरे से नहीं पिया जाएगा ये दूध, अब वो कहेगा अब तो दूध का एक घूंट भी मैं छोड़ूंगा नहीं इसके अंदर। ये जो व्यक्ति है, इसको आपने ये कह दिया कि तू ये नहीं पी सकता, तो फिर तो पी के छोड़ेगा। उसको कह दिया तूने ये नहीं कर सकता तो करेगा। उसको कह दिया कि तू ये मत कर, फिर तो पक्का करेगा। और ये वाला जो बच्चा है, इसको कह दिया कि तू ये नहीं कर सकता तो कहेगा अच्छा चल ठीक है फिर नहीं करता। यानी आपका सेम डायलॉग 2 बच्चों पर अलग असर डाल रहा है। यानी आपका क्या डायलॉग होगा उस बच्चे पर, अगर उसको समझाना चाहते हो तो इसके लिए उसको वो बच्चा समझना पड़ेगा। और ये लंबी प्रोसेस है, ये छोटी प्रोसेस नहीं है। इसी प्रोसेस के लिए मैंने आपका अगला स्टेप रखा है कि अब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, चूंकि हमारा ये पहला सत्र है, एक तरह से मैं इसको पहला ही सत्र मानता हूं शुरू से लेके अब तक के सत्र को, तो ये हमारी शुरुआत है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें समय कम मिला या ज्यादा मिला। आज शुरू हो गए, अब हम आगे क्या करना है इस पे काम करेंगे, आखिर में हम उस पे भी बात कर लेंगे। अभी मैं 2-3 बातों पे आपको 3-4 बिंदु हैं जिनके ऊपर मैं आपको चर्चा कर लेता हूं। कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को आपको दिमाग में रखना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या विजन है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बोल दूंगा, बस समझ लीजिए। चाइल्ड सेंटर्ड सोसाइटी, चाइल्ड सेंटर्ड सोसाइटी, जनता सरकार मोर्चा, इसको आप छोड़ सकते हैं। आपका अपना कोई संगठन है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें नहीं, वो तो मैं अपने लिए बोल रहा हूं, ये मेरा अपना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, समाज की भागीदारी, राजनीति, स्वावलंबन और प्रत्येक हाथ को रोजगार, और ब्रैकेट में हमने रखा पैसा। मतलब मैं अभी इन मुद्दों पर बात करूंगा। कहने का मतलब जो मेरा अगला जो टॉपिक होंगे वो यही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, फिर हम ताकि अगले स्टेप की तरफ बढ़ चलें। चाइल्ड सेंटर्ड सोसाइटी जिसकी मैं बात करता हूं, जिसकी मैं परिकल्पना करता हूं कि मेरा पूरा समाज चाइल्ड सेंटर्ड होगा, मेरा पूरा समाज अपने नियम बनाएगा ये सोच करके कि इस एक्टिविटी का उस बच्चे पर क्या असर होने वाला है।
उस बच्चा, वो कौन बच्चा, वो किसी का भी बच्चा हो, वो आपका बच्चा, वो मेरा बच्चा, वो इनका बच्चा, वो उनका बच्चा, वो अनजान बच्चा, वो दूसरी जात का बच्चा, वो दूसरे धर्म का बच्चा, वो दूसरे गांव का बच्चा, बच्चा सेंटर में होना चाहिए। जब पूरा समाज ये समझ लेगा कि इस टाइप के बच्चे होते हैं, इस टाइप के बच्चों को इस तरह की हरकतें करनी होती है, इस टाइप के बच्चों को इस तरह की हरकतें करनी होती है, किसकी कितनी हरकत माफी के लायक है और कितनी माफी के लायक है, यह बात समाज को पता होना चाहिए। उसके लिए जिम्मेदार शख्स के लिए नियम तय होने चाहिए कि गलती कौन करता है, गलती क्या कर रहा है। किसी को भी उस चीज का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जैसे अपने देश में अभी आने वाले टाइम में भूखमरी आने वाली है। अभी हमें बहुत ऐसा लगता है कि हम बहुत धन धान्य से परिपूर्ण समाज है हमारा, लेकिन आने वाले 2 सालों में, ज्यादा से ज्यादा 2 सालों में इस देश में भूखमरी आने वाली है। अगर 24 में यही सरकार दोबारा से आ जाती है, 100% भूखमरी आएगी। और उससे पहले डिजिटल करेंसी आएगी। डिजिटल करेंसी आई तो उसके बाद में अगला स्टेप होगा सोशल क्रेडिट स्कोर, जिसका नाम अभी तक बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं है। सोशल क्रेडिट सिस्टम यानी आपकी एक एक एक्टिविटी के आपको पॉइंट मिलेगा। आप घर से गाड़ी उठाकर गए, आपने डीजल की गाड़ी उठाई, आपके ज्यादा नंबर कटेंगे, पेट्रोल की उठाई तो कम कटेंगे, सीएनजी की उठाई तो और कम कटेंगे, इलेक्ट्रिक उठाई तो नहीं कटेंगे। यानी आपको पुश किया जाएगा इलेक्ट्रिक की तरफ। आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया तो आपके नंबर कटेंगे, आपने मोबाइल से किया तो आपके नंबर कम कटेंगे, आपने डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया तो नहीं कटेंगे, तो आपको डिजिटल करेंसी की तरफ इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपने डेटा को इस्तेमाल करने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस का, वोटर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ज्यादा नंबर कटेंगे, आधार का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं कटेंगे, तो आपको आधार का इस्तेमाल करने के लिए पुश किया जाएगा। आधार का इस्तेमाल मतलब आधार आपकी पूरी जिंदगी के सारे सर्किट्स के साथ कनेक्टेड होकर के एक ग्रिड का बनाएगा और उस ग्रिड का सारा डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास होगा। आपका मोबाइल एंड्रॉयड का है, आपका लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट का है, दोनों का मालिक बिल गेट्स है। जितना आपके लैपटॉप पे काम होता है, जितना आपके मोबाइल पर काम होता है, सारा डेटा उसके पास है। आपका जो आधार कार्ड है, इसका सारा डेटा नंदन नीलकेणी के पास है। नंदन नीलकेणी एक प्राइवेट प्लेयर है और नंदन नीलकेणी उस डेटा को बड़े आराम से प्राइवेट कंपनियों को बेचता है। उस बेचने का लाभ क्या होता है, मैं आपको उसका फायदा बताता हूं, उसका नुकसान बताता हूं क्या होता है, छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, उससे आप समझ जाइएगा थोड़ा बड़ा करके। यहां पर जिसका भी मोबाइल यहां रखा हुआ है, सबने अपना मोबाइल चालू जब किया था उस वक्त में उस मोबाइल ने आपसे कुछ परमिशंस मांगी थी। जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपका माइक इस्तेमाल करने की परमिशन मांगते हैं। तो हमारे मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी बातों को कैप्चर करके हमारे बोले गए शब्दों को कैप्चर करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला, मैं बंद कमरे में बैठा हूं, अपने दोस्तों से बात कर रहा हूं, या मैं अपने सामने सामने किसी से बात कर रहा हूं और फोन वहां पर रखा हुआ है, चाहे वो बंद पड़ा हो, वो फोन आपके बोले हुए कुछ शब्दों को पकड़ करके एनालॉग में भेजता है, उस पूरे के पूरे डेटा स्पेक्ट्रम पे भेजता है कि इस आदमी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। कंप्लीट आपकी चैट जाती है। इसका सबूत अगर आपको चाहिए, इसको अगर समझना है, आपके घर में, किसी के भी घर में अगर एलेक्सा है, एलेक्सा आपकी गाड़ी में अगर एलेक्सा है या सीरी है, तो उसके लिए कुछ शब्द हॉट वर्ड शब्द होते हैं। हॉट वर्ड, जैसे एलेक्सा के लिए हेलो और एलेक्सा, ये 2 शब्द हॉट शब्द हैं। आपने बोलते बोलते एलेक्सा बोल दिया तो वो एलेक्सा पड़ी होगी तो बोलेगी हाँ जी मैं क्या कर सकती हूं, बताइए क्या करना है, कौन सा गाना प्ले करना है। आपने प्ले वर्ड यूज कर दिया तो वो एकदम से बोलेगी, मतलब वो चुप पड़ी है, बंद पड़ी है, तब तक बंद है। आपने वो शब्द बोला नहीं और फटाक से बोलेगी हाँ जी बताइए क्या करना है। इसका मतलब वो 24 के 24 घंटे सुन रही है। जहां पर भी आपका माइक की परमिशन दे दी, वो आपको 24 आवर सुन रही है। अब उससे क्या होगा, आपका मोबाइल आपके बारे में सारी जानकारी रखता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं
आपने खोला, फेसबुक कितनी देर खोला, व्हाट्सएप कितनी देर खोला, कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर खोला, सब कुछ जानकारी दे देगा। वहीं पर नंबर 2, उस फेसबुक पे आपने किस तरह की वीडियोस देखी, आपका टेस्ट क्या है, वो भी सारी जानकारी है। आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसके पास है, किस तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, ये भी सारी जानकारी है। आप कहां कहां जाते हैं, ये भी सारी जानकारी है। आप किस साधन से जाते हैं, ये भी जानकारी है। आप पैदल चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, कितनी स्पीड से चलते हैं, आप उसके बारे में पूरी जानकारी है। आपकी खरीदारी किस टाइप के सामान की है, कंपनियों का सामान खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो कि ऑफलाइन खरीदते हो, कार्ड का स्वाइप करते ही आपका मतलब रियल टाइम में आपका डेटा चलता है वहां पर कि आपकी खरीदारी का पैटर्न क्या है, महीने में कितने दिन आप कहां रहते हैं, आपका पूरा पैटर्न स्टडी किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर जनसंख्या का, यानी कि यहां रहने वाले 70,000 लोग हैं, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, 70,000 लोगों का डेटा उनके पास चला जाता है कि 70,000 लोगों में से लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जो दिन में चलते ही नहीं हैं। वो घर से गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं, ऑफिस से फिर घर पहुंच जाते हैं और घर पे आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो पार्क में सैर करने के लिए निकलते हैं, बाकी पैदल चलने का उनका काम होता नहीं है। या बाइक पे चलते हैं, या गाड़ी में चलते हैं, या बस में चलते हैं, या ट्रेन में चलते हैं, या फ्लाइट में चलते हैं, वो चलते नहीं है। पैदल चलने का डेटा मोबाइल बताता है कि नहीं है। अब उनको केवल अखबार में एक फोटो छापनी है, एक अखबार में एक रिपोर्ट छापनी है, फलानी फलानी कंपनी की फलानी फलानी एजेंसी ने सर्वे किया और उसने ये कहा इतने हजार कदम चलने इतने हजार से कम कदम चलने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा है। उसको तो मालूम है ना कितने % लोग हैं। इसका मतलब उससे नीचे के सारे लोग पोटेंशियल कस्टमर हो गए उसके। अब वो ये कहेगा हमारे पास एक ऐसी घड़ी है, अगर आप उसे हाथ में बांध लेंगे, या एक ऐसी चिप है जो हाथ में लगा लेंगे और वो आपको हार्ट अटैक आने से 4 घंटे पहले बीप बीप की आवाज दे देगी। तो भागोगे लाइन में लग के वो घड़ी लेने के लिए कि मैं तो इससे कम चलता हूं यार, मेरे को तो हार्ट अटैक का खतरा है, अखबार में आया है, टीवी में आया है, तो मैं तो फटाफट वो सुई लेकर के आऊंगा, वो मतलब चीज लेकर के आऊंगा। अब आपको हार्ट अटैक किसी केमिकल के साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है जो सरकार ने जबरदस्ती आपकी बॉडी में ठोका है, लेकिन आपको यकीन दिला दिया अखबार ने कि आपको हार्ट अटैक कम पैदल ना चलने की वजह से है। तो आप माइंड कंट्रोल आपके बारे में सारी जानकारी रखने का एक लाभ यह होता है कि वो जब चाहे आपको जो सामान वो चाहे वो बेच सकते हैं। आपने 2 दोस्तों को फोन किया कि यार मुझे घर लेना है, यार मुझे घर लेना है, तो आपके मोबाइल पर घर की एडवर्टाइजमेंट आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपने बोला मुझे जूते खरीदने हैं, तो आपके मोबाइल पर जूते दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका लोकल दुकानदार खत्म करना है, इसीलिए केवल ऑनलाइन जब शॉपिंग करेंगे तो सस्ती पड़ेगी आपको। आपके सामने आएगा, यार आप बाजार में गए थे, भाई जूते दिखाना, भाई जूते दिखाना, 2 बार 3 बार आपने बोला जूते दिखाना, आपने अगली बार मोबाइल खोला, वो सामने जूता पड़ा हुआ है, वो 1500 का है, आपके वहां वही जूता जो है वो 700 रुपए का है, तो वो देगा ना। आपकी स्क्रीन पे क्या क्या चलता है, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डर नाम का एक एप्लीकेशन होता है, आपका पूरा स्क्रीन का डेटा सब, मतलब आपकी जिंदगी का सारा डेटा उनके पास है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपके हाथ में ये मोबाइल है आपके घर में, तो आपको कंट्रोल करना बहुत आसान है। आपको लगेगा कि आप सोचते हैं ऐसा, जबकि उसको ऐसा सोचने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, आपको वो डेटा सप्लाई किया जाता है, आपको वो पूरी जानकारियां दी जाती हैं, फीड की जाती हैं, आपको सामने बार बार लाई जाती हैं। 20 से 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन या रेडियो में होती है, 20 से 30 सेकंड की। 30 सेकंड की रेडियो, आप 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या समझ में आता है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। मतलब वो एक कहानी आएगी, कहानी उसमें मतलब एक बच्चा कीचड़ में गिर जाएगा, फिर वो आ जाएगा और फिर बाद में बोलेंगे दाग अच्छे हैं, और फिर वो 10 रुपए में एक पुड़िया है, बस इतने। वो पुड़िया के बारे में तो मात्र 1 सेकंड में बताते हैं कि ये इतने रुपए का एक पैकेट है अपने पास, बाकी पूरी कहानी होती है।
पूरी कहानी से वो आपको अपने साथ जोड़ते हैं और फिर वो उस नाम को आपके दिमाग में स्ट्राइक कर देते हैं और फिर वो दिन में 20 बार आएगी। आप कोई भी सीरियल देख रहे हैं, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। अब आपको समझाने के लिए केवल दाग अच्छे हैं बोल दो, आपको मालूम है कौन सी कंपनी का सब प्रोडक्ट है। अब मैं ये बोलूंगा ना हमारा, क्या बोलोगे आगे? देखो बजाज, बताओ, मैंने बोला ही नहीं, हमारा शेड्यूल बोल रहा था मैं तो लेकिन आपको फीड किया है हमारा बजाज, मतलब इस टोन में आपका दिमाग ऑटोमेटिक बजाज पे जाएगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लो कुछ और सोचने का, आप सोच ही नहीं सकते हो अपनी मर्जी से। मैं प्लान करके सोच रहा था कि मैं हमारा शेड्यूल बोलूंगा, लेकिन आप हमारा बजाज ही बोलेंगे, है ना? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बताओ किसकी ऐड है? देखो बता, सिंपल, मैंने टूथपेस्ट बोला है, वो कंपनी का नाम बता रहे हैं कि नहीं? जानदार सवारी, शानदार सवारी। और शाहरुख खान ने जिंदगी में कभी सेंट्रो में नहीं बैठा होगा, कितनी लाख सेंट्रो बेच के पता ही नहीं किसी पब्लिक को है। आज तक भूरा नहीं हुआ, फेयर एंड लवली बेच गया वो मतलब आज तक गोरा नहीं हुआ, उसके ऊपर कोर्ट में केस हुआ कि साला तू बचपन से लेके आज तक काला का काला पड़ा है, तो दुनिया को गोरा करने की वो बेच रहा है। हाँ परमानेंट, हाँ सब कुछ। भाई पानी देखना मोहित, सो ही जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या बेचना है, ये आपने क्या खरीदना है, ये वो तय नहीं करते, आप तय करते हो। आप जब अपने मोबाइल पर वो देखते हैं फेसबुक वगैरह, तो आप किस चीज के स्क्रीनशॉट लेते हो, कौन सी तरह के सूट के स्क्रीनशॉट लेते हो कि ऐसा सूट बनवाऊंगी, उस सामने ही आ जाएंगे आपके, वो खरीदो खरीदो खरीदो, इनको लो, और फिर बोलेंगे मेरे को ना ऐसा लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला प्रोडक्ट चाहिए मुझे। बाहर मिलेगा नहीं तो वहीं पे चाहिए, ऑनलाइन ही मिलेगा, एनी हाउ। इसका मतलब यह हुआ कि जितना आप टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, उतना आप उनके कंट्रोल में जाते चले जाएंगे, सिंपल। इसलिए आप दिन के कितना टाइम टेक्नोलॉजी से दूर रहने का प्रण लेते हैं या घर में नियम बनाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप एक नियम बना सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक घर का कोई मेंबर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, टीवी इस्तेमाल नहीं करेगा, कुछ भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उस दौरान में आप किस तरह सोचते हो वो आपको अपने आप महसूस होना शुरू हो जाएगा कि पहले हम 3 घंटे से शुरू कर सकते हैं, फिर हम पूरे दिन का एक दिन ले सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन लेके देख लेते हैं, पूरे हफ्ते में एक दिन लेके देखा, और आप उससे पहले वाले दिन का और अगले दिन का अपने दिमाग का लेवल चेक करिए, आप किस तरह सोचते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा वो निर्णय कितना सही था। उसके हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने इस चीज को मतलब मैं भी कई बार ऐसा सोचता था कि ये ना इम्पॉसिबल से टास्क होते हैं और आप ऐसा रह नहीं सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप बोले बिना रह सकते हो, तो हमें ऐसा लगेगा यार बोले बिना कैसे रह सकते हैं, मतलब आप चुप कैसे रह सकते हैं, जबकि हमें तो सारा काम बोले जैसे ही करना है। और मैं आपको बताऊं, मुझे याद है मैं जब कॉलेज के दिनों में था, तो मुझे मेरे एक क्लासमेट ने मुझे बोल दिया कि देविंदर तू चुप नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि यार इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन एंड लेट अस ट्राई। आज मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा पूरा दिन। मेरे मुंह से निकला मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। फिर मैंने इसको मॉडिफाई किया शब्द को, मैंने कहा तेरे से नहीं, मैं तुम में से 3 जो जा रहा हूं किसी से नहीं करूंगा। थोड़ी सी देर में मैं चुप रहा उनसे करते हुए, और फिर मैंने बोल दिया मैं ना पूरी क्लास से ही नहीं करूंगा, आज दोपहर की बात है ये। फिर मैंने कहा पूरी क्लास से नहीं, मैं आज किसी से ही नहीं करूंगा। और मैंने फिर सोचा वो कब तक नहीं करूंगा, तो उस दिन मंगलवार था बाय चांस, और मंगलवार को मैं फास्ट रखता होता था, उन दिनों की बात है। तो मुझे अचानक से मैंने कहा मैं ना अपना फास्ट खोलूंगा शाम को, तभी जो है तब बोलूंगा। और मैं उस दिन पूरा दिन चुप रहा। मतलब कंडक्टर ने पूछा टिकट, तो मैंने लिख के बता दिया भाई मेरे को पास है, और कोई बात थी मैंने कागज पे पेपर पे अपनी कॉपी पे लिख दिया, तो मेरा काम चल गया। मतलब
बट जो शाम को खाना खाने के बाद में मैंने जब पहला शब्द बोला, उसके बाद मुझे जो फीलिंग आई, मुझे अच्छा सा लगा और मुझे लगा मैं ना अगले मंगलवार को फिर से रखूंगा। वो मैंने मंगलवार को फिर रख लिया, तो वो मैंने चुप रहना शुरू हो गया, मैंने मौन व्रत शुरू कर दिया। बाय चांस की बात है, इट वॉज नॉट, किसी ने बताया नहीं, कुछ नहीं, और अपने आप से चालू हो गया। अब मैं मंगलवार को जब बैठता, खड़ा होता, तो उस दिन पूरा दिन मैं चुप रहता। बहुत से ऐसे काम थे, क्योंकि मैं टीचर ट्रेनिंग में था तो टीचिंग करनी पड़ती थी मुझे, तो पूरा दिन क्लास में मैं क्या टीचिंग करूं, तो मैं क्लास के मॉनिटर को बुला करके लिख देता था कि तुम अभी एक्टिविटी कराओ इनको। पूरे हफ्ते में मैं उनको एक्टिविटी समझा देता कि जब मैं चुप होऊंगा तो तुमने ये एक्टिविटी करानी है पूरा। तो मेरे 1-2 पीरियड, 3-4 पीरियड ऐसे निकल जाते हैं। बट एक टाइम आया जब मैंने सिर्फ व्रत के टाइम पे नहीं, बल्कि उठने से लेके सोने तक फास्ट रखना शुरू कर दिया, मौन। और एक वक्त आया मुझे मौन रहने में आनंद आने लगा। मैं हफ्ता बिना ही बोले रह जाता। कोई बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं चुप हूं। मैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई ताने दे रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, और मैं चुप हूं, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा हूं। मैं उसको ये शो ही नहीं, क्योंकि अगर मैं उसकी तरफ देखूंगा तो मुझे उसको समझाना पड़ेगा इशारों में, तो मैंने देखना ही बंद किया। और आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं, एक वक्त आया जब महीना मौन रहना शुरू हो गया, चुप। अपने आप एक दौर आया जब मेरे अंदर चल रहे सारे द्वंद्व चुटकियों में खत्म होने शुरू हो गए। एक फीलिंग आती है जब आपको ऐसा लगता है, अरे ये आनंद वाला मजा ये कैसे आया, ये वाली फीलिंग कब कैसे आई। और अब आप फिर उसके बाद इस प्रोसेस को बढ़ाते बढ़ाते मैंने अपने आप को थॉटलेस करना सीख लिया। थॉटलेस मतलब मैं जब चाहूं अपने दिमाग को टक से खाली कर सकता हूं, कि एक सिंगल विचार नहीं है मेरे मन में। मुझे कितने ही पैसे का नुकसान हो रहा है, मुझे कोई कितनी गालियां दे रहा है, किसी भी हालात है, मुझे मात्र 3 सेकंड लगते हैं उन सबसे निजात पाने में। 3 सेकंड, किसी भी बड़े से बड़े नुकसान और बड़ी से बड़ी खुशी, तो मुझे कोई तारीफ कर रहा है उसका भी असर 3 ही सेकंड होता है, कोई गाली दे रहा है उसका असर भी 3 ही सेकंड होता है। मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा महान काम कर दिया, उसका भी 3 ही सेकंड होता है, और कोई बहुत बड़ी गलती हो गई उसका भी 3 ही सेकंड पछतावा होता है। 3 सेकंड्स एंड एवरीथिंग वॉश्ड। और आप सोच सकते हैं कि कितनी अल्टीमेट पोजीशन है। और ये स्टार्ट हुआ सिर्फ एक सिंगल शब्द से। तो मैं आपको जो कहने की, यहां से जो मैं आपको लेके जाने की बात कर रहा था, वो वहां लेकर जाने की बात कर रहा था कि आप एक दिन बिना टेक्नोलॉजी रह करके देखिए, एंड आपको खुद महसूस होगा कि उसमें क्या क्या अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, और फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं नहीं कहता टेक्नोलॉजी इस्तेमाल मत कीजिए, मैं ये कहता हूं टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंट मत होइए। मतलब ऐसा मत हो जाइए कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। गाड़ी नहीं होगी, मोबाइल नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, तो मशीन नहीं होगी, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। वो स्थिति खतरनाक है, वहां तक मत पहुंचने दीजिए अपने आप को, अपनी डिपेंडेंसी को। अब जो बात आती है, जो असली मुद्दा आता है, वो है चाइल्ड सेंटर्ड सोसाइटी की। जो मैं बात कर रहा था उसका यही मकसद था कि क्या हम इस तरह की सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं कि जो बच्चों के को ही ध्यान में रख करके अपने निर्णय ले। और ये इतना आसान नहीं है। मतलब ये जब आप समाज में उतरेंगे तो आपको ढेरों तरह के द्वंद्वों से पाला पड़ेगा, लेकिन उससे निजात पाने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, वो है संवाद। आप ठंडे दिमाग से संवाद कीजिए। हो सकता है पहले दिन के संवाद से कोई असर ना निकले, कोई असर ना हो, कोई नतीजा ना निकले, हमें लगे कि यार ये तो व्यर्थ हुआ संवाद। जैसे बड़ी कोशिश करी, मान लो कल्पित को अगर ये महसूस होने लगे कि यार आज का जो संवाद था हमारा 2 दिन का, ये इसके हिसाब से शायद
ना ठीक हो, है? लेकिन क्या आप में से किसी को लग रहा है कि आज का संवाद बेकार रहा कल का या आज का? किसी को भी लग रहा है? ये हमारा लालच है ना, जो हमको ये कह रहा है कि भाई मतलब और 1000 लोग होने चाहिए थे तो चेंज आता। मतलब बदलाव लाने की वो भूख है, वो हमको इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि समाज में 1000 लोग कम से कम होना चाहिए, तब वेव बनती है, विचार की वो कहानी बनती है। और हम 100, 200, 500, 50, 20 लोग मिलकर नहीं कुछ कर पाएंगे। तो वो फीलिंग अलग है। लेकिन मुझे ये मालूम है, संवाद मैंने 2 लोगों से किया कि 20 से किया या 200 से या 2000 से, संवाद का असर होता है। अगर नेगेटिव हुआ तो अगला बंदा जिंदगी भर के लिए आपसे कट जाएगा, अच्छी बात है अगर नेगेटिव आदमी आपसे जल्दी कट जाए तो। और अगर अच्छा हुआ तो पॉजिटिव आदमी आपसे जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा, वो भी अच्छी बात है। दोनों ही तरफ अच्छी बात है, कुछ नुकसान है ही नहीं है, जीरो लॉस है, जीरो लॉस संवाद का। तो संवाद करते रहिए और संवाद में आदमी छटते जाएंगे, एक नया परिवार बनता जाएगा। ये जो पिछले 3 साल के इस क्राइटेरिया में जो आदमी सच के साथ था, वो आदमी अपने आप इकट्ठे होते चले गए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो केवल इसी दौरान मिले हैं, और उस मिलने से जो फीलिंग आपको आई है वो फीलिंग, और जिन लोगों के बीच हम पहले थे, वो दिन रात का अंतर है। पहले फ्रस्ट्रेशन का लेवल अगर ये था कि दिन में 7 घंटे फ्रस्ट्रेटेड है या 10 घंटे फ्रस्ट्रेटेड है, मुश्किल से अब आधा मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता है कि यार ये कचरा छोड़ो, इसको वो वाला बढ़िया आदमी है, उसके साथ बैठते हैं आराम से शांति से, इसने टेंशन ही लेनी है, टेंशन ही देनी है। मतलब तो ये संवाद का ही तो लाभ हुआ। तो इस पे करेंगे, अपने पास ब्लूप्रिंट है, अपने पास लोग होंगे तो इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। दिक्कत कहां आती है? जब भी हम कोई नया संगठन तैयार करते हैं, जब भी हम कुछ भी ऐसा करना चलते हैं, और जिन जिन लोगों ने संगठन बनाए हैं उन लोगों को मालूम है, मैं भी बहुत अरसे से संगठनों में रहा हूं, 20 साल से सामाजिक जीवन में हूं। सबसे बड़ी समस्या आती है इस पूरी प्रोसेस में कि जैसे ही हम थोड़ी ताकत अर्जित करने लगते हैं, हमारी भूख जो है ना वो जागृत होने लगती है। हमें पैसे की भूख है वो बढ़ जाएगी, हमें नाम की भूख है वो बढ़ जाएगी, हमें पद की भूख है वो बढ़ जाएगी, हमको अखबार में फोटो नहीं छपा तो टेंशन हो जाएगी, हमको बीच वाली कुर्सी नहीं मिली तो टेंशन हो जाएगी, स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया तो टेंशन हो जाएगी, और पता नहीं किस किस तरह की क्या क्या टेंशन हो जाएगी जिनका कोई लॉजिक नहीं है। जिसको आज हम, यानी कि जैसे आज हम जिस मिशन की बात कर रहे हैं, जिस विचार की बात कर रहे हैं, अगर हम इस विचार पे ही कायम रहेंगे तो ये वाली सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, है ना? तो फिर क्या ये भूख है? मतलब नाम की भूख है क्या? कि भैया इतना बड़ा फोटो लगवाया, इतना बड़ा नाम लिखवाया अकेले आदमी ने अपना अपना, तो क्या ये नाम की भूख थी? मतलब इसको समझना पड़ेगा ना अपने को भाई। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? जो नया आदमी है उसको लाने के लिए प्रपंच रचना पड़ रहा है। दिक्कत पता है क्या हो रही है? उसको एडवर्टाइजमेंट की भाषा समझ में आती है, वो मतलब सारा सामान एडवर्टाइजमेंट, 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट से खरीद रहा है। क्या करें उसको कैसे समझाएं कि तुम एक बार आकर के सुनो तो सही यार, कि जरूरी क्या है। तो उसके लिए आपको शुरू में हो सकता है कि डेलिबरेटली एक ऐसा एफर्ट करना पड़े कि उसको एक बार ले आओ मंच पर, उसमें से जो बीज पड़ा होगा, जिस तरह के उसके संस्कार होंगे पहले के, वो रह जाएंगे, बाकी के अपना छट जाएंगे, बाकी चलो अपने घर, कोई टेंशन नहीं। क्यों जी? और एक आदमी छांटने के लिए आपको 1000 लोगों से संवाद करना पड़ेगा। ये आप अपना नियम तय कर लीजिए। एक व्यक्ति अगर आपको छांटना है, एक व्यक्ति आपको मिलेगा, 1000 लोगों से संवाद के बाद एक व्यक्ति मिलेगा। इससे पहले अगर आपने, इससे पहले मिल जाए तो बोनस है, क्या पता वो जिसको आप ढूंढने चल रहे हो वो 2 ही कदम पे हो, तो 4 लोगों से बात करने में ये एक निकल आए, और ऐसा हो सकता है कि अगले 20 प्रयासों में एक भी ना निकले। मतलब जो उसी फ्रीक्वेंसी पे बैठा है वही आएगा आपके साथ में, और उसी फ्रीक्वेंसी पे बैठे हुए लोग, ये जो लोग होते हैं, जब आप इस ट्रेनिंग को करोगे तो ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत थोड़े होते हैं समाज में,
जो विजनरी होते हैं, जो समझ पाते हैं। नहीं तो कोई कोई तो इसी टेंशन में मर जाता है सुबह से लेकर शाम तक कि मेरे बेटे ने चप्पल क्यों नहीं पहनी। मतलब उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ही हुआ है। तो वो विजनरी कैसे, उनको कैसे समझ में आएगा, विजन कैसे आएगा समझ में। मतलब मैं डोंट माइंड, लेकिन उस बिंदु को समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर। इस बात का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको 4 तरह के लोग बताए थे। एक जो केवल सत्ता के लिए, पावर के लिए, जिसे करना ही करना है, जो मैंने शुरू में बताया था, जो बच्चा ऐसा था ना जिसको करना ही करना है, वो अपनी बात चलाने के लिए जिंदगी जीता है। उसकी जिंदगी का मकसद ही है कि मेरी चलनी चाहिए, मेरी अपनी दुकान हो, मेरा अपने घर में मेरी चले, मेरे ऑफिस में मेरी चले, जहां भी मैं जाऊं मेरी चलनी चाहिए। दूसरा, ये लोग होते हैं समाज में 8 से 10%, 7 से 10% कह लो, 8 से 10% कह लो, ये इनकी परसेंटेज ये होती है। दूसरी कैटेगरी होती है जो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट या लॉस देखकर चलती है कि मेरा फायदा क्या है। मतलब वो यहां आए हैं अगर, तो अपना फायदा देखकर आए हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए, जो वहां मिलेगी तो आऊंगा, नहीं तो समाज के लिए कैसा ही काम हो हमें कोई मतलब नहीं, मेरा फायदा होना चाहिए। ये भी 7 से 10% है, 8 से 10%। तीसरी कैटेगरी है जो केवल और केवल शोशेबाजी के लिए आती है, यानी उसको सिर्फ फोटो खिंचाने से और वीडियो में आने से मतलब है। वो 1% लोग है, 100 में 1 मिलेगा। वो जाएगा ही वहां जहां उसकी वैल्यू मानी जाएगी, जो सेंटर में आएगा। जिस बच्चे की कल बात हो रही थी, जो आपका बेटा है ना, जो आपका बेटा है वो उस कैटेगरी में आता है जो 1 से 2% है। 100 में से 1-2 बच्चा मिलेगा ऐसा। आपको सोसाइटी में आम नहीं मिलेंगे ऐसे बच्चे। चौथी टाइप का बच्चा है जो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेगा। ये 85% 90% लोग होते हैं, 85 से 88, 85 से लेके, यानी जितना बच गया, कहने का मतलब जो उनसे बच गया, वो 82 से 88 बनता है, जो भी बनता है। अब लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो अपना डिसीजन खुद लेते ही नहीं है। मतलब उनका इस्तेमाल करते हैं कौन लोग? उनका ही इस्तेमाल बिजनेसमैन करते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल सेल्समैन करते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल बीमा कंपनियों वाले करते हैं। घर में घुस करके पति का मौत का डर दिखा करके बीमा बेच जाते हैं वो। अच्छा, उन्हीं का इस्तेमाल सारे के सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। मतलब वो लोग भीड़ को देख करके हो जाते हैं, मतलब सेंटी हो जाते हैं। कोई पद को देख के सेंटी हो जाता है, कोई प्रतिष्ठा को देख के सेंटी, कोई भव्यता को देख के सेंटी हो जाता है। जितने धर्मगुरु हैं वो इन्हीं लोगों का फायदा उठाते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, इनको कोई ना कोई चाहिए चलने के लिए, चाहे कोई हो। ये ओसामा के पीछे भी चलेंगे, ओबामा के पीछे भी चलेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई उस टाइम पे इनको कोई साथी चाहिए ना, कोई आतंकी मिल जाए तो उसके पीछे चल पड़ेंगे, कोई धर्मगुरु मिल जाए तो उसके पीछे, कोई मिल जाए, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। और सारे धर्मगुरु इनकी उस भावुकता का लाभ उठाते हैं। ये लोग अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो केवल भावुकता में जुड़ते हैं और इनका कोई लॉजिक नहीं होता। भाई हम तो इनके साथ हैं, ठीक है ना, हम तो इनके साथ हैं। अब मान लो सचिन फेवरेट हो गया ना, तो सचिन ही फेवरेट है। फिर 0 पे आउट होए कि 100 पे होए, 120 बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क इतना है, जिस दिन सचिन 100 बनाएगा उस दिन दोस्तों को पार्टी करेगा, जिस दिन सचिन 100 नहीं बनाएगा, 0 पे आउट हो जाएगा, उस दिन रोएगा वो बैठ के बस। लेकिन फेवरेट सचिन ही रहेगा। लॉजिक से कोई मतलब। कितने सारे महाराज जी हैं रेप केस में अंदर हैं, पर चेले की हिम्मत नहीं है महाराज जी को कह दे कि ना भाई उसके बारे में नहीं बुरा कह देगा। फंसाया गया। एक तो ऐसे कलाकार है, वो कहते हैं हमारे गुरुजी तो जेल में इसलिए गए हैं क्योंकि उनको दुनिया का कष्ट हरना था, तो उन्होंने सारा कष्ट अपने शरीर पर ले लिया। तो
मुझे मालूम है कि ठीक है बेचारा भाव में है, तो वो ठीक है, अपने भाव में बढ़िया है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्योंकि उनको अगर ये भाव नहीं मिलेगा तो वो बेचारे भटकते रहेंगे, विचलित रहेंगे। उनको एक आदमी मिल जाए जिसके पीछे पीछे चलना, वो गलत हो सही हो जैसा मर्जी हो, ठीक है यार ये कर रहा है ना, इसके पीछे पीछे है, बात खत्म, ठीक है। अब ये मैंने परसेंटेज बताई आपको, लेकिन जो लोग आपको चाहिए, जो लोग हमको चाहिए, उसका परसेंटेज है 1000 में 1, 0.1% लोग भी ऐसे भी हैं जो विजनरी हैं, जो आज से 50 साल बाद का विजन देखते हैं, जो आज से 100 साल बाद का विजन देखते हैं, जो अपने मरने के बाद का विजन देख के चलते हैं, जो ये नहीं कहते कि हमें अपनी जिंदगी में ये अचीव करना है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बोली कि मैं ये करना चाहता हूं। हम ये कहते हैं कि हम जब मरे तो हमारी अगली पीढ़ी को इस रास्ते पर लगा के जाए, हम अगली पीढ़ियों का ठेका ठा के बैठे हैं। बताओ, मतलब इस जन्म में कुछ हो नहीं रहा, 100 साल बाद की बात करते हैं और वो 100 साल बाद की बात अब वो बच्चा कैसे कर लेगा यार, जो 85% जो पीछे लगे पड़े हैं भीड़ में, वो नहीं कर सकते ना। जिनकी मैं कह रहा हूं, जिनको अपना शर्ट का कलर चूज करने के लिए भी किसी से फोन करके पूछना पड़ता, बता कौन सा लूं, बता चले कि ना चले, तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, तू करेगा तो ये करूंगा, कोई कह तो दे इसको करने के लिए तो करूंगा, नहीं तो किसी ने कहा ही नहीं, बोला ही नहीं किसी ने, मैं क्या करूं। वो बंदा यहां इसलिए नहीं आया, उसको पता ही नहीं। मतलब कई लोगों का मन था कल्पित के इस प्रोग्राम में आने का, वो सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि इसने बोला नहीं, क्योंकि ये इसके पास टाइम नहीं था बोलने का, इसको नहीं पता चला। वो बेचारे तभी आएंगे जब उनको कोई बोलेगा, अदरवाइज वो नहीं उठेंगे अपने आप से। तो अब आपको जो आदमी चाहिए, वो व्यक्ति, अब जो विजनरी आदमी है वो ऐसे ही थोड़ी भीड़ में चलता मिलेगा, वो तो डिस्टिंक्ट अपना अलग होगा। उसको तो या तो उसकी सोसाइटी ने मेंटल डिक्लेयर कर रखा होगा आसपास ही, उसके रिश्तेदार उसको पागल बोलते होंगे, घर वाले उसको रोज लड़ते होंगे कि मगज मार लिया, तू पैसा नहीं कमाता, तू ये नहीं करता, तू जिस पे ध्यान नहीं देता, तो वो उसको दुनियादारी में घुसाने की ठोकते हैं, वो उससे बाहर निकलने की बात करता है। तो वो ढूंढने पड़ेंगे समाज में जाकर के, और उसके लिए अपने को यात्राएं करनी पड़ेंगी, हम सबको करनी पड़ेंगी, सबको जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, मगजमारी करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि हम कई बार निराश होने की कगार पर आ जाएंगे, यार इतने लोगों से बोल लिए कुछ असर ही नहीं हो रहा है। लेकिन नेचर का काम करने का तरीका बड़ा गजब का है। जो व्यक्ति सचमुच चाहता है बदलाव करना, जब वो बिल्कुल निराश होने ही वाला होता है, फिर उसको नई किरण दिखा देता है, वो फिर चल पड़ता है। ये ऐसे ही चलता रहता है। तो ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस जो है ये रुकेगा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये संवाद करना जरूरी है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि चाइल्ड सेंटर्ड साइकोलॉजी बनाने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए, उस सोसाइटी के उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो विजनरी हैं, और जो लोग और किसी मकसद से अपना काम शुरू करते हैं वो बीच में छोड़कर भाग जाएंगे, बट जिनका लंबा मकसद रहेगा वो रहेंगे, और वो जो रहेंगे उनके लिए ही हम ढूंढने के लिए चले हुए। दूसरा, जनता सरकार मोर्चा का विजन मैं आपको बताता हूं। ये कोई संगठन नहीं है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है ये संगठन है, ये बस एक आइडिया है, एक आइडिया है। जनता सरकार मोर्चा में कोई प्रधान नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ नहीं है, हवा में सब कुछ, जैसे पैसा हवा में छपता है, ऐसे ये हवा में है एक संगठन। इसका मकसद क्या है कि यार तुमको अगर ये ठीक लगता है तो तुम अपने संगठन को बढ़ा लो और अपने संगठन को इस संगठन के साथ जोड़ लो। इसका पर्पस क्या है कि एक ये संगठन, एक ये 4 जुड़े हुए संगठन। वैसे तो वो एक संगठन है, लेकिन क्योंकि ये 4 जुड़े हुए हैं तो वो चारों की ताकत उस एक के पास है, इतना सा है। उसमें क्या होता है कि जो जिनकी बात मैंने करी थी, जो विजनरी लोग होते हैं, वो कभी किसी दूसरे झंडे के नीचे नहीं जाते, वो कभी किसी की चौधर, किसी की प्रधानी को स्वीकार नहीं करते। भाई मैं क्यों देवेंद्र बलारा को चौधरी बनाऊं, मैं क्यों उसकी एडवर्टाइजमेंट करूं जब मेरे में इतनी काबिलियत है। तो उसको हम ये कहते हैं कि तुम अपनी ही काबिलियत को बढ़ाओ, तुम अपने ही नाम को बढ़ाओ, तुम अपने ही संगठन को बढ़ाओ। तुम्हें हमारे लिए काम नहीं करना,
तुम्हें हमारी फोटो लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें हमारा नाम लगाने की जरूरत नहीं, तुमको केवल विचार को ग्रहण करके उसको अपने समाज में इस्तेमाल करना है बस। तो इसको इस तरह से मान के चलना है। तीसरा इसके अंदर था, इस जनता सरकार मोर्चा का विजन क्या है। उस विजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। इन 3 चीजों से पैसे को बाहर निकालना है। मतलब शिक्षा केवल अमीर की बपोती नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी के पास पैसा हो या ना हो, उसको वैसी ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए जैसा सब किसी करोड़पति का बच्चा जहां पढ़ रहा है। यानी जैसी शिक्षा वहां मिल रही है वैसी उसको मिलनी चाहिए। ये हमारा विजन है बेसिकली। स्वास्थ्य, बीमार आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं तो हम अपने लोकल जो स्वास्थ्य सिस्टम है, यानी कि अपनी जड़ी बूटियों से, भोजन से, दिनचर्या से, ऋतुचर्या से, आयुर्वेद से या किसी और चीज़ से, कि हम लोग अपने जो स्वस्थ रहने का जो तरीका है वो लोकल ही रखें, पैसा जो है वो गांव से बाहर ना जाए अगर जाए। और तीसरा न्याय। न्याय जो है आज के टाइम में, तो न्याय एक ऐसी चीज है कि उसी को मिलता है जो न्याय को अफोर्ड कर सकता है। वकील साहब अच्छे से जानते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता न्याय आज के टाइम पे। ये वकील ऐसे होते हैं, ये इधर वाली पार्टी से भी लेते हैं और जज से भी, मतलब जज के साथ भी सेटिंग रखते हैं। इसमें जज ऐसा कमाल का होता है, वो इधर वाले से भी लेता है, वो इधर वाले से भी लेता है। तनख्वाह तो ले ही रहा है ना वो सारे पब्लिक से। यानी कि वहाँ कोर्ट में केस जाने से ही उसकी सैलरी चल रही है, कोर्ट में केस जाने से ही वकीलों का काम चल रहा है। और दोनों वकील, मतलब वकील भी दोनों से लेते हैं, थाने वाला भी दोनों से लेता है, पुलिस वाला भी दोनों से ले रहा है, मतलब फरियादी से भी लेता है, आरोपी से भी लेता है, और यही काम कोर्ट में चल रहा है। तो इसका मतलब तो न्याय कभी मिलेगा ही नहीं इस तरीके से, तो चलती रहेगी प्रोसेस। तो पैसा इन्वॉल्व होगा, ये पैसा इन्वॉल्व है तभी तो लंबा है प्रोसेस। अगर पैसा इन्वॉल्व ना हो, वकील को कुछ मिलना ना हो मान लो इस न्याय प्रक्रिया से, तो वकील लंबा क्यों लटकाएगा उसको? वो तो कहेगा भाई बाहर ही निपटा ले, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू काम का तो है ही नहीं। तो न्याय प्रक्रिया में पैसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने राजनीति इस्तेमाल किया। राजनीति में पैसा भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। असल में तो हमारा पर्पस है कि किसी तरीके से यदि हम इतने लोग हो गए तो हम आने वाले टाइम में कुछ ऐसा करें कि जो राजनीति है, जो चुनाव है, खासतौर पे चुनाव है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो। मतलब सरकार ही पैसा खर्च करे सबके ऊपर, किसी भी व्यक्ति को अपनी जेब से पैसा खर्च करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने चाहते हो लड़ो, तुमको 1-1 घंटा टीवी पे मिलेगा अपनी बात रखने का। तुम्हारे प्रचार अगर एक बैनर इसका लगेगा तो एक इसका लगेगा, एक इसका लगेगा, बराबर लगेंगे सबके। तुम अपना विजन एक बैनर में लिख के दे दो, बराबर एयर टाइम मिलेगा, बराबर प्रचार का पैसा मिलेगा, बराबर सुविधा मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अमीर प्रचार ज्यादा कर ले और गरीब प्रचार ना कर पाए, तो विजनरी लोग तो रह जाएंगे ऐसे तो समाज में अपनी बात रखने से। तो वो समाज तय करे कि उनको किस तरह के लीडर्स चाहिए, ना कि लीडर तय करे कि समाज को कैसा राजनीति चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। फिर स्वावलंबन पे है। स्वावलंबन पे बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है, जिसके अंदर गांव का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं बचेगा, इस तरह की योजना हम लोगों ने तैयार की हुई है। जब पूरे गांव को हम ये बात समझा चुके होंगे, उसके बाद अगला स्टेप बढ़ेगा कि अब उनके लोगों को तैयार करके वहीं ट्रेनिंग दे करके, और हर बच्चा वो काम करे जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए उसको तैयार किया गया है, जिसके लिए परमात्मा ने उसको भेजा है, जिसके लिए उसको समाज तैयार कर रहा है। तो हर बच्चा खुश रहे इस दिशा में, और प्रत्येक हाथ को रोजगार हो ही गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कहूँगा इसमें, दैट इज पैसा। अभी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम पे अपना सारा समाज, अपना सब कुछ पैसे के ऊपर सेंटर्ड है। सारा कुछ पैसे पे निर्भर है और पैसे से कनेक्टेड है। तो इस पैसे को समझने के लिए आपको मोटा मोटा चीजें समझनी पड़ेंगी कि पैसा क्या है, ये बात समझनी बड़ी जरूरी है। आपके लिए पैसा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो?
क्या है पैसा, बताइए। रुपया, रुपया क्या है? हैं? जरूरत है। खा सकते हो पैसे को, पहन सकते हो पैसे को? नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जरूरत नहीं है। आपको जिन चीजों की आवश्यकता है उनके विनिमय के लिए साधन है, माध्यम है केवल। वो जो बात बोली उन्होंने, वो केवल माध्यम है। कुछ साल पहले जो है वो विनिमय इस तरह से नहीं होता था। कुछ हमारा जो समाज है उस समाज की बड़ी गजब परिकल्पना थी। अंग्रेजों ने बड़े शानदार तरीके से काम किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर इस तरह के बदलाव किए कि हम लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया जाने लगा। हम लोगों को ऐसा इतिहास पढ़ाया जाने लगा जिसमें यह दिखाया जाने लगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन का व्रत रखा था तो वो इसलिए रखा था क्योंकि देश में भूखमरी आने वाली थी, क्योंकि देश में अनाज की कमी थी। वो ऐसा दिखाया गया इतिहास में। वो उन्होंने अमेरिका से लड़ने के लिए किया था, उनकी ताकतों को चैलेंज करने के लिए किया था, उसकी आपूर्ति नहीं हो रही थी और उतना अनाज हम खुद पैदा कर लेंगे इस चीज़ के निश्चय के लिए किया था। ये बात नहीं समझ पाए हमारे लोग, और लेकिन हमको वो बात याद रही कि हमारे देश में क्योंकि अनाज की कमी थी इसीलिए हरित क्रांति लेकर के हम लोग आए और इसीलिए हमें हाइब्रिड बीज दिए गए और इसीलिए हमको यूरिया पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ने लगी। जबकि सच्चाई ये है कि 1860 से पहले, इवन 1860 तक भी हमारा देश पूरी दुनिया की इकॉनमी का 25% शेयर होल्डर अकेला था। 25% शेयर होल्डर, जिसमें से लगभग 56% जो हिस्सा था जीडीपी का वो अकेला खेती और खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स का था, और 14% जो हिस्सा था वो उद्योग से था। उद्योग का भी कमाल क्या था कि हम जो गांव में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब कुछ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने गांव में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा बिकने के लिए जाएगा। उसमें भी हम लोग अगर अपने ही गांव के पड़ोसी गांव से अगर बेचने हैं तो बेच देंगे नहीं, हम उनको दे देंगे, वो हमको अपनी फालतू चीज दे देंगे। तो हम एक दूसरे से जो विनिमय करते थे उसमें पैसा नहीं था लोकल लेवल पर। यही कारण था कि ना मुगल हमको हरा पाए और ना अंग्रेज हमको हरा पाए, क्योंकि हमारी सारी की सारी व्यवस्था पैसा रहित थी। पैसा केवल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इंटरनेशनल ट्रेड उस टाइम केवल सोने में होता था। क्योंकि केवल सोने में होता था इसीलिए अगर 25% पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट जो है वो अकेली, मतलब जो इकोनॉमी का अगर 25% अकेला भारत है और उसमें से भी करीब करीब 48% एक्सपोर्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितना सोना आता होगा। सोने की जो चिड़िया कहने के पीछे लॉजिक है वो यही है, क्योंकि हमारे देश में सोना आता ही आता था, जाता नहीं था हमारे देश से बाहर। और यही कारण था कि ना कभी मुगल हमारे संस्थाओं को, हमारे गांवों को हरा पाए, हमारी रियासतों को हरा पाए, ना ही अंग्रेज हरा पाए। अंग्रेज भी जब 1 लाख लोगों की सेना लेकर के भारत में आए तो हमारी रियासतों ने घुटने टेकने शुरू कर दिए बिना लड़े ही, क्योंकि किसी के पास भी वो तैयार ही नहीं थे उतनी बड़ी लड़ाई के लिए, और किसी के पास अपनी परमानेंट सेना नहीं थी। 12-13 राजाओं के पास सेना थी अपनी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और उन लड़ाइयों में 40-45 लड़ाइयाँ लड़ी 47-43 के करीब, और उन लड़ाइयों में कुछ रियासतें जो हैं वो हारती चली गई अपना सब कुछ, और बाकियों ने सरेंडर कर दिया। और इस गांव की इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ही 578 रियासतों को भारत नाम देना पड़ा, वरना भारत बहुत बड़ा होता था, जिस एरिया को हम भारत कहते हैं। मतलब जो
एक संस्कृति जो मतलब जिसको एशिया महाद्वीप के अंदर जिसका कंट्रोल पूरा इकॉनमी पे होता था वो भारत, उसको उन्होंने एक छोटे से टुकड़े में सीमित कर दिया और सीमित करके उस सारी रियासतों को, सारे गांवों को, सारे शहरों को, सारी व्यवस्था को एक नाम दे दिया, इंडिया। मतलब जिसको ये लोगों ने राजनीतिक रूप से बनाया कि पाकिस्तान को अलग कर दो, फिर बाद में बांग्लादेश अलग हो गया, फिर ये पार्ट हो गए। अब वो जो विनिमय था उसके बाद में जब शुरू हुआ, जो सोने का जो विनिमय था, यानी कि इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजों और मुगलों के आने से पहले की बात कर रहा हूं, उस टाइम पर किसी भी गांव में अगर कोई शिक्षक होता था या कोई गुरुकुल अगर होता था तो उसमें किसी भी शिक्षक को पैसा नहीं मिलता था, सम्मान बेहिसाब मिलता था, भूखा उसको मरने नहीं दिया जाता था, उसको मानदेय मिलता था। इस जिसको हम मतलब उस टाइम पे ब्राह्मण कहा करते थे, मान लो जो गुरु जो था ना उसका एक था कि सीख कोई भी सीख ले, ज्ञानी कोई भी हो जाए उसी को ब्राह्मण कहा जाता। ये नहीं था ब्राह्मण कोई जात वात नहीं थी, जिसके पास ज्ञान है वही ब्राह्मण। मतलब अगर किसी गरीब आदमी का जिस या किसी शूद्र के घर में अगर कोई ज्ञानी पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ गया, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है, वो तो दिखाया गया हमको टेलीविजन के माध्यम से ना कि अपमान होता था, इनके साथ अत्याचार होते थे, और वो मतलब पूरा गेम प्लान था ये लंबा चौड़ा। फिर इसी तरह से वैद्य जी के साथ भी ऐसे ही होता था कि जो स्वास्थ्य के अंदर भी कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं था। वैद्य जी सुबह निकलते थे घर से, पूरे गांव में चक्कर काटते होते थे, किसी को कोई तकलीफ है तो उसको बताते थे तुमने ये खाया होगा, ये नहीं खाना है, ये बूट करके ये पी लो, ये खा लो, ठीक हो जाओगे। उसका कोई पैसा नहीं लेते थे। फिर अगले में जाते थे, कुछ वो अपनी पुड़िया रखते थे, ये पकड़ो ये खा लेना, बात खत्म। और उसके आसपास की वनस्पतियों से ही सब कुछ तैयार होता था, ना वैद्य को पैसा मिलता था। न्याय व्यवस्था के लिए गांव में पंचायतें होती थी, जो पंचायत व्यवस्था थी, पंचायत के किसी भी व्यक्ति को कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, यानी कि पैसे की जो इन्वॉल्वमेंट है वो जीरो हुआ करती थी। जो व्यक्ति इन धंधों में लगा हुआ है, जो इस कार्य में लगा है, उसको कोई पैसे से ट्रांजैक्शन नहीं है। अंग्रेजों ने सबसे पहले एक व्यवस्था शुरू की, राजाओं से मिल करके। राजाओं को उन्होंने एक ही बात बोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसका राज है, कौन राजा है, लड़ाई करते हो लड़ते रहो 100 बार, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर, बस केवल कर लेने का अधिकार हमको दे दो। पहले जो कर होता था वो परसेंटेज में होता था कि जितना उत्पादन हुआ उस उत्पादन का ही परसेंटेज कर होता था। अनाज पैदा कर रहा है तो अनाज का ही 5% 10% कर हो गया, अनाज ही हो गया। आप पटसन कोई पैदा कर रहा है, कोई कपास पैदा कर रहा है, कोई और चीज बना रहा है, तो उसका 5% 10% राजा उसका इस्तेमाल राज्य के लिए कर ले। अब सारी चीजों की जरूरत होती है तो चीजें ही आ जाती थी, तो पैसे की जरूरत नहीं थी। अंग्रेजों ने पहली बार उस विनिमय को, उस कर प्रणाली को डायरेक्ट सोने के साथ जोड़ दिया कि हम तुमसे टैक्स लेंगे सोने के रूप में। अब ये मास्टर जी हैं, गुरु जी, इन्होंने तो जिंदगी में कभी सोना देखा नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। जरूरत कहां थी सोने की इनको? इनका जो काम था, जो चीजें थी वो चल रही थी। लेकिन अब इनको टैक्स देना है। तब मैं बच्चा पढ़ाने के लिए जाता हूं, तब ये बोलते हैं कि नहीं जी भाई बलारा जी, अब जो है रोटी से और कपड़े से काम नहीं चलेगा, अब आपको गोल्ड देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टैक्स गोल्ड में देना है। अब मैं खेती की करता हूं, मैं किसान हूं, मुझे भी सोने की जरूरत नहीं थी कभी, लेकिन मुझे शिक्षा के लिए भी वैद्य जी को भी टैक्स देना है, तो वैद्य जी को भी मुझे सोना देना है, मुझे अपने वकील साहब को भी सोना देना है। तो जब मुझे सब जगह पे सोना देना है तो मैं सोना खरीदने लग जाऊंगा और सोने की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई। चीजों के बदले में सोने की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई। और जब टैक्स की फॉर्म में जब हमारा सामान जाता था और सोना आता था दूसरे देशों से, समंदर से, पार से,
तो उस सोने को भाई रास्ते में समुद्री लुटेरे ना लूट लें, तो इसलिए उधर से एक कागज पे लिख दिया जाता था, मैं धारक को इतने ग्राम सोना, इतने किलो सोना देने का वचन देता हूं। बल्कि सोना ही रुपया होता था, सोना ही रुपया होता था। तो रुपये की ही मोहरें होती थी, मतलब सोने की ही मोहरें होती थी, सोने का ही रुपया होता था। तो उसमें लिखता था मैं धारक को इतने रुपए देने का, यानी धारक मतलब जो भी इस बेरर, जो इस पर्ची की जिसके पास है, वो पर्ची ही इतने ग्राम सोने का मालिक है, इतने किलो सोने का मालिक है। उधर से वो पर्ची लाया, इधर जो उसका एजेंट बैठा हुआ है वो उस एजेंट के पास, उसके भाई के पास या पार्टनर के पास गया, उसको बोला भाई मैं उधर बिजनेस करके आया हूं और ये पर्ची पकड़ो, और वो सोना ले लेता था। बड़ा अच्छा से चल रहा था। अब मैंने इधर से सोना लिया, यहाँ से अपने गांव तक जा रहा हूँ, फिर लूट लिया, पंगा पड़ गया। तो फिर मैंने क्या किया, उधर से वो नोट ले लिया और उधर से नोट ले करके उधर जो है वो गांव में जाके नोट पकड़ा दिया। फिर पंगा पड़ गया कि यार चक्कर ये है कि मेरे पास तो 1 किलो सोने की पर्ची थी, अब चक्कर ये है कि मुझे तो 10-10 ग्राम देना है इनको सोना, जो विनिमय करना है। तो वो दुकान के पास जाके बोलता यार छोटी पर्चियां बना दे, 10-10 ग्राम की पर्चियां। वो 10 ग्राम के नोट दे दिए, 10 रुपए के नोट, मतलब रुपए का नोट, पर्ची मतलब जैसे प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ये जो आपके पास है दिस इज नॉट रुपया, दिस इज प्रोमिसरी नोट फॉर रुपया, कि आप रुपया आपके पास है। ग्रुप बना दिया तुमने, ग्रुप में मैं रुपया डालूंगा, वो 10 रुपए का नोट डालूंगा आपको, जो रुपया है। जो रुपया है असल में उसमें जो गवर्नर है रिजर्व बैंक का, वो गवर्नर हमको, यानी अभी फिलहाल की व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, वो गवर्नर हमको प्रॉमिस कर रहा है, ये देना, वो गवर्नर हमको प्रॉमिस कर रहा है, ये रहे, कि मैं आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ये उधर दे दो, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आपके पास जो रुपया उसमें ऑन डिमांड नहीं लिखा हुआ, ये असली मैं जो एफिडेविट बता रहा हूं, ये जो गवर्नर ने जनता के नाम, देश की जनता के नाम एफिडेविट दिया हुआ है, मैं वो एफिडेविट बताता हूं। उसमें वो बोलता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपीज, 10 रुपये हो गया, और नीचे एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, यानी जिस भी मर्जी बैंक या जिस भी मर्जी पोजीशन पे चले जाओ जहां से ये नोट इश्यू होते हैं, वहां से आप दो और अपने रुपये ले लो। ये जो आपके पास है ये नोट है, 100 रुपए का नोट, इस वर्ड को समझो, 100 रुपए का नोट, मतलब ये 100 रुपए नहीं है, ये 100 रुपए का प्रोमिसरी नोट है। यानी आप इसको अगर बैंक में जाकर के दोगे तो बैंक को आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, एक एक के 100 रुपये, और 1 रुपये का मतलब है 777 मिलीग्राम सोना। एक रुपये का मतलब 777 मिलीग्राम सोना, ऑफिशियली, कानूनी। आज भी भारत के कानून के हिसाब से, असल में तो ये 1 तोला सोना होता था, 11 ग्राम सोना होता था, 11.66 ग्राम। लेकिन अभी इस वक्त जो कानून है, अभी तक के जितने कानूनों में बदलाव हुए, उसके हिसाब से 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना है। क्या 550 अभी? करेंसी एक्ट 1933 के एक्ट के हिसाब से। लेकिन जो करेंसी एक्ट 1933 है वो कॉइनेज एक्ट 1906 का उल्लंघन है, जिसको वो नहीं कर सकते। कॉइनेज एक्ट और करंट पेपर करेंसी एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि जो भी पैसे का अवमूल्यन करेगा उसे आजीवन कारावास की सजा है। तो कानूनन जिसने भी किया है वो आजीवन कारावास का अधिकारी है, तो उसको सजा होगी। हम तो वही मांगेंगे, पूरा ओरिजिनल जो ऑफिशियल है। तो आज के हिसाब से तो इसका मतलब यह हुआ
अच्छा, जो आपको नोट दिया हुआ है, हमारे बीच में वकील साहब बैठे हुए हैं, वकील साहब सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए, क्या आप अपना या किसी और का एफिडेविट बदल सकते हैं? अपना भी बदल सकते हैं। कोर्ट में मान लो मैंने एक एफिडेविट दे दिया किसी के नाम पे, क्या मैं उसे कभी बदल सकता हूं अपनी जबान को? अगर बदलता हूं तो एफआईआर दर्ज होगी, मुझे सजा होगी। किसी और का छोड़ो, अपना भी प्रॉमिस में कभी नहीं बदल सकता। अगर आपको एक बार कर दिया, कानूनन नेचुरल लॉ भी है ये। और गवर्नर के प्रॉमिस को सरकारों ने बदल दिया, तो जिसने बदला होगा वो अंदर जाएगा। ये पकड़ा ना जाए, इसलिए इन लोगों के जो लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास पुराना नोट है तो ऑक्शन में जितना मर्जी का बेचो, हम खरीदेंगे। आपके पास अगर पुराने नोट है ना, 1-1 रुपए के, 100-100 रुपए के, आपको 10-10 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है, वो 20-20 लाख में खरीदने को तैयार है। अभी आएगा ऑक्शन ऑनलाइन, आपके सामने आएगा, पुराने नोट इतने रुपए में ले लो, क्योंकि वो उनकी उस करतूत का सबूत है। अगर वो पब्लिक में होंगे ही नहीं, इसलिए तो पुराने नोटों को खींच खींच के बंद कर रहे हैं भाई साहब। नए नोट आने के पीछे पर्पस क्या है? नए नोट में कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं जितने मर्जी छाप सकते हैं। अब छापने का खेल समझ लो, कितने नोट छाप सकती है सरकार, उसका खेल समझो आप। मैं अपने से ही एग्जांपल ले लेता हूं। मैं रिजर्व बैंक हूं, मुझे नोट छपने का, आपके यहां पे इंदौर, इसमें देवास में नोट छपते हैं, इधर कितने नोट छपेंगे, इसका कानूनी नियम यह है कि नोट के बाद आपका 110 मतलब 10 करोड़ का और छाप लिया। अब जो आपने मुझे पहली किस्त दी थी, ये तो मैंने तब बताया ना जब 1 साल बाद में 10 करोड़ और मुझे मिल जाएं। असल में बैंक क्या करता है कि जो पहली किस्त आती है उसको फिर से ब्याज पे चढ़ा देता है, उसकी पहली किस्त आती है उसको फिर चढ़ा देता है। वो रोज पैसे को ब्याज पर चढ़ाता रहता है, रोज। जो फाइनेंस का काम करते हैं उनको सब मालूम है, जो ब्याज का काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो असली इफेक्टिव जो ब्याज पड़ता है बैंक को, जो मिलता है, वो लगभग 48 से 50% का मिलता है। लगभग इतना पड़ता है इफेक्टिव जो पड़ता है ना। अगर आप अपना इंस्टॉलमेंट का भी हिसाब लगाएंगे ना, अपनी जो दी है, तो जो इफेक्टिव पड़ता है वो लगभग 50% का पड़ता है। यानी कि बैंक 1 साल में 100 करोड़ का 150 करोड़ बना लेता है, यानी 2 साल में पैसा डबल। तो मैंने 100 करोड़ रुपए ब्याज पे दिए, 2 साल बाद मैं कितने रुपए का मालिक? 200 करोड़ का। लेकिन मार्केट में कितना रुपया? 100 करोड़। तो देश की जनता आधी गरीब हो गई ऑटोमेटिक, और मैं डबल अमीर हो गया। क्यों जी? नहीं हो गया? क्योंकि अब आप 100 में से, अब इनमें से केवल 100 करोड़ ही वापस आएगा। अगर मैंने सबको डंडा कर दिया, सबको बोल दिया कि पैसा जमा कराओ वापस सारा, तो उस मार्केट में 100 ही करोड़ है, आप इससे उधार ले लोगे, देना भाई एक बार पैसे जमा कराने हैं, ये उनसे ले लेगा, देना भाई देना, ऐसा करके 100 करोड़ तो आ जाएगा। बाकियों के पास है ही नहीं, बाकियों की जमीन नीलाम होगी, जो भी चीज उसने मॉर्गेज रखी थी वो नीलाम होगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अब 2 साल बाद तो मैं 1.5 गुना हो गया। अगले 2 साल बाद जो 150 करोड़ था, सॉरी 200 करोड़ था, ये बन जाएगा 400 करोड़ है। और मार्केट में कितना पड़ा है? 100 करोड़। यानी अब आप मतलब 3 गुना डाउन चले गए, मैं 3 गुना आप चला गया, 4 गुना, मतलब मैं 100 का 400 में हूं। क्यों जी? और अगले 2 साल बाद इस 400 का बन जाएगा 800। क्यों? तो 6 साल में मेरे 100 करोड़ 800 करोड़ बन चुके हैं, 8 गुना, और आप 8 गुना डाउन जा चुके हैं, क्योंकि मार्केट में केवल 100 करोड़ है। अब जब 6 साल बाद मैं कहूंगा पैसे वापस दो,
तो 100 करोड़ आएगा, तो 700 करोड़ नहीं आएगा। 800 में से 100 करोड़ आया तो कितने परसेंट हुआ? लगभग 12.5%। यानी 12.5% लोग ही पे कर पाएंगे, बाकी का 87.5% लोग नहीं पे कर पाएंगे। उनकी जो जो प्रॉपर्टी नीलाम करी, जो जो उन्होंने दान दी थी वो वापस ले ली। वो ले लूंगा मैं, वो भी ले ली, फिर उस पैसे को फिर चढ़ा दिया। तो ऐसे करके पब्लिक का पैसा अमीरों की जेब बैंकों पे जाके उनकी पब्लिक की प्रॉपर्टी बैंकों के पास जाती चली जाएगी, बैंक और लोन देता चला जाएगा और प्रॉपर्टी आती चली जाएगी, और एक दिन जो पब्लिक है वो उसके पल्ले ना खेती की जमीन बचेगी, ना घर की जमीन बचेगी, ना दुकान की जमीन बचेगी, और उसके बाद वो ये कोई हवा में तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो लोग हवा में पैसा जरूर बना रहे हैं। आज के टाइम पे भारत के अंदर 1 रुपया अगर असली है तो 9 रुपया ब्याज का है, यानी 10 में से 1 रुपया असली है, मतलब 100 में से मात्र 10 रुपया असली है। इसका मतलब यह हुआ जिस दिन देश में भूखमरी आई, साइबर अटैक आया, डिजिटल करेंसी आई, उस दिन 90% जनसंख्या अपनी जमीन, अपना घर, अपनी दुकान को नहीं बचा पाएगी। उसके मालिक वही होंगे जिनका मालिक बैंक है, और बैंक आने वाले टाइम में प्राइवेट होने वाला है। अब अडानी साहब संभालने वाले हैं बहुत जल्दी बैंकिंग को। समझ रहे हैं ना पूरी कहानी को? इसीलिए इस्लाम में ब्याज को हराम कहा गया, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम यहूदियों के इस बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा तोड़ था, सबसे बड़ी रुकावट थी। इसीलिए इस्लाम को खत्म करना उनकी पहली प्रायोरिटी थी। इराक पर युद्ध करना हो, जैविक हथियारों का खेल रचना हो, 9/11 का षड्यंत्र रचना हो, या किसी देश के अंदर किसी गरीब मुसलमान को किराए पर लेकर उससे आतंक फैलाकर पूरी इस मुस्लिम कौम को बदनाम करना हो, यह पूरा उसी खेल का षड्यंत्र है। भाई बिहार के अंदर अपने पास या अपने ही मुल्क के अंदर ऐसे देश ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां खाने के लिए रोटी नहीं है, जहां उनके पास अनाज बुआने के लिए कुछ नहीं है, दिहाड़ी करने के लिए भी काम नहीं है। उनको आप पूरे परिवार को दाल भात पे पूरा दिन दिहाड़ी पे रख सकते हो, ऐसे परिवार हैं। अब अगर जिसका परिवार दाल भात पे पूरा दिन काम करने के लिए तैयार है, उस घर के मालिक को अगर आप ये कह दोगे कि मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, तुमने ये बम रख कर आना है इस जगह पर, या ये कह देगा कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मान लो मैं थोड़ा सा अमीर आदमी हूं और मुझसे एक्सीडेंट हो गया और मुझे अपनी जगह जेल में किसी को भेजना, मैं कह दूं तुम मेरे बदले में 15 साल काटिए और तुमको हर साल 1 लाख रुपया मिलेगा। जिसके घर में खाने को रोटी ना तो फटाक से तैयार हो जाएगा, मैंने मारा भाई, मैंने मारा, मैंने मारा। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी नरक हो चुकी है ना। अपने बच्चों के लिए हम क्या नहीं करेंगे, हम सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। तो मैं अगर जाट जाति से हूं और मेरी जाति को बदनाम करना है, तो मुझसे मुझ गरीब को आप दो कुछ भी और कर दो, काम करवा दो। मेरी जात को बदनाम करना कितना आसान है, और फिर नफरत फैला दो। फिर आपको एक डायलॉग बोला जाएगा, वहां भी मतलब इसी धर्म का आदमी मतलब जो है वो आतंकी, यहां भी इसी का आदमी, तो उनको ये लगता है कि ये धर्म आतंकियों का है, ये जात आतंकियों की है। हमारे यहां हम लोगों को, जाटों को रेपिस्ट साबित करने की कोशिश की सरकार ने, पूरा फ्रेम करके जाट आंदोलन के अंदर। दिल्ली के अंदर अगर कोई ये कह दे कि मैं जाट का बच्चा हूं तो किराए पर मकान देने से मना करने लग गए थे लोग बाग। मेरी अपनी औलाद 4th क्लास में पढ़ता था उस टाइम मेरा बेटा। एक दिन मैं स्कूल से लेने आया, हरियाणा में जो दंगे सरकार ने करवाए थे, उन दंगों के बाद मैं उसको स्कूल से लेने गया। पीछे गाड़ी में बैठते ही मेरे से उसने सवाल पूछा, पापा ये जाट कौन होते हैं? उसने मुझे जाट क्या होता है, ना उसने पूछा जाट क्या होता है। उनका तूने कहां से सुना ये शब्द, क्योंकि मैं तो इसमें यकीन नहीं करता था। भाई मैं जाट जाति में जन्म हुआ मेरा, इसमें मेरी क्या उपलब्धि है भाई? जिस जात में मेरा जन्म हुआ है उस पे गर्व करने लायक, उसके इतिहास पे गर्व करने लायक मेरे पास कुछ होगा
उन लोगों पर गर्व करने लायक होगा जिन्होंने, उन लोगों पर, जिन लोगों ने मेहनत करी, जिन लोगों ने समाज के लिए कुछ काम किया। हमारे चौधरी चरण सिंह हो गए हैं, हमारे छोटू राम हो गए, चौधरी छोटू राम हो गए, हमारे महाराजा सूरजमल हो गए। लेकिन वो तीन ही लोग, मान ले मैंने 3 लोगों के नाम गिनाए, तो मैं तो इन लोगों पर तो कर सकता हूं। इसमें जात का क्या रोल था भाई? मेरी जात का तो कोई रोल नहीं। मेरे अस्तित्व पे गर्व करना मेरा फर्ज है। वो ठीक है, मैं जिस भी धर्म में, जिस जात में मैं जन्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद गर्व करने का काम वही होगा जो मैंने किया होगा कुछ, और वो भी मैं नहीं कर सकता गर्व, वो भी मेरी अगली पीढ़ी करेगी, मेरा आंकलन करेगी कि क्या क्या था, उसके बाद अगली पीढ़ी बताएगी ना। मेरा तो फर्ज ही है जो कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये हुआ कि ये लोग उस गरीबी का इस्तेमाल करके और फिर उस पूरी की पूरी कौम को बदनाम करना बड़ा आसान हो जाता है। और किस तरह के लोग हैं, उनको कैसे काबू करना है, ये साइकोलॉजी सिर्फ देवेंद्र बलारा के पास या आपके पास नहीं है, ये इनके पास भी है। ये हमारे ही सिखाए हुए लोगों को या हमारे ही बताए हुए लोगों को या इन चीजों को पढ़े हुए लोगों को किराए पर नहीं ले सकते क्या? मैंने तो ट्रेनिंग ऑनलाइन डाल रखी है। इसको कोई चतुर सा बालक, बच्चा सा बालक अच्छे से समझ के और इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल उसके लिए नहीं कर सकता, आपका दिमाग फेरने के लिए नहीं कर सकता, समाज की पूरी साइकोलॉजी को बदलने के लिए नहीं कर सकता, और कर रहा है। और हम बेचारे, हमको पता ही नहीं है कि हम सब कठपुतली बने खेल रहे हैं इनके हाथों में। तो असली खेल यह है कि 100 में से 90 लोग अपनी जमीन से हाथ धोने वाले हैं, अगर हमने प्रोएक्टिवली काम नहीं किया तो। और यकीन मानिए, उन 100 में से 90 लोग वो होंगे, 90 में से ये जो 10 बचेंगे ना, जो पैसे वाले 10 बचेंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी बचेगी, जिनके पास पैसा बचेगा और जो पूरी सिस्टम का कंट्रोल रखेंगे, 10%, जिनके पास असली रुपया है, शोर शोट ये 10 के 10 बेईमान होंगे। ईमानदार आदमी के पास पैसा नहीं होता कभी, ईमानदार आदमी पैसा जोड़ के नहीं रखता कभी। तो ये जो 90% जो सब कुछ गंवाएंगे, ये कौन होंगे? ईमानदार लोग। इनमें से ज्यादा, मतलब इनमें ईमानदार तो सारे फंसेंगे, बेईमान भी फंसेंगे, ईमानदार भी फंसेंगे, सब ईमानदार पक्का फंसेंगे। इसका मतलब यह है कि ईमानदार और सच्चे आदमियों को चाहते हुए ना चाहते हुए एक दिन सड़क पर आना ही पड़ेगा। वो किसी प्रदेश से हो, किसी जिले से हो, किसी गांव से हो, किसी जात से हो, किसी धर्म से हो, और सारी चीजें भुलाकर आना पड़ेगा। आपका पिछला जो उन्होंने पट्टी पढ़ाई है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कौम या एक पर्टिकुलर हिस्से को बचाने की, उसको कांटा मार के आना पड़ेगा कि सबको बचाना पड़ेगा भाई, सबको। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है, आपको दिख रहा है, मैं तो आपके सामने बता रहा हूं। आप ये नोट उठा के देख लो, नकली नोट है आपके पास, और इसका सबूत हमने इसका प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल आपको मैं भेजूंगा, अलग से दस्तावेज भेजूंगा, कानूनी दस्तावेज, और आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, वकील अगर लड़ेंगे तो। हमारे पास वो दस्तावेज हैं कि यदि आपके जानकारी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका सब कुछ नीलाम होने वाला हो, सब कुछ नीलाम होने वाला हो, तो उसकी कर्ज की अदायगी हम करेंगे। कैसे करेंगे? हमें केवल सरकार को चिट्ठी लिखनी है, एक दस्तावेज है, उस दस्तावेज का अटैचमेंट करके कि तुमने हमसे जो ट्रेडिंग की थी, तुमने हमको जो लोन दिया था, हमें पता लगा ये तो अवैध रुपया है, लेकिन हम ये रुपया रखना नहीं चाहते, हम पे करना चाहते हैं। और इसके हिसाब से, कानून के हिसाब से, दस्तावेजों के हिसाब से हमें ये पता चला है कि 1 रुपये की जो परचेजिंग वैल्यू है वो उतनी ही है जितनी 770 मिलीग्राम, 550 मिलीग्राम सोने की है, और वो आज के टाइम पे लगभग इतने रुपए की आती है। तो वो लगभग आज 4000 रुपये के बराबर की आएगी। मान लो 3000 की आती है, तो अगर किसी के ऊपर 3000 रुपये लोन है तो वो 1 रुपये में चुकता होगा। किसी का 3 लाख लोन है तो 100 रुपये में चुकता होगा। हम 100 रुपये का चेक काट के देंगे और हम उनको चिट्ठी लिखेंगे, इस रुपये को वैध रुपया माना जाए, क्योंकि तुमने जो हमको दिया था वो अवैध था, और हमें अब पता चला कि तुम हमारे साथ ठगी कर रहे हो, और हम साथ में FIR भी कराएंगे उनके खिलाफ। और ये हो रहा है,
लखीमपुर में हजारों कई सौ करोड़ की नीलामी किसानों की रुकवा दी गई यही एप्लीकेशन ने। एप्लीकेशन देखते ही कोर्ट की धज्जियां उड़ती हैं, कोर्ट भागती है, केस ही नहीं लेती। वो बैंक को ये कहती है जिस मर्जी शर्त पर इसको ले, निपटा निपटा, बाहर निपटा, यहां नहीं आना। क्योंकि वकील साहब अच्छे से जानते हैं जो लीगलीज लैंग्वेज है, जो कोर्ट की लैंग्वेज है, वो उन्हीं की लैंग्वेज है, हमारी नहीं है। कोर्ट में हिंदी में जिरह नहीं कर सकते ये लोग, और वहां जो शब्दावली है वो लीगलीज है, वो शैतानों की भाषा है, वो जानवर, वो हमको जानवर समझते हैं अगर इसको ढंग से समझा जाए तो। और आज भी इस देश के अंदर 1860 का कानून चलता है, आईपीसी 1860 में बना था और वही चल रहा है अभी तक भी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बना था, जहां जहां अंग्रेजों का शासन था हर देश में वही का कानून बना था, और वो यही कानून है। और इसकी सबसे आखिरी और फंडामेंटल लाइन ये है कि अगर यहां पर निपटारा नहीं होगा, किसी चीज का निपटारा ना हो सके, तो लंदन के कानून के हिसाब से होगा। क्यों जी? रानी करेगी फैसला। इस देश का फैसला अगर यहां नहीं होता है तो रानी करेगी फैसला, जो कहेगी वो फाइनल होगा, हमारे यहां लिखा हुआ है। तो हम कितने आज़ाद हैं, हमारे पास अपना रुपया नहीं है, हमारे पास अपना अनाज भी नहीं बचा, अब हमारे पास अपना बीज भी नहीं बचा, हमारे पास ना इंसानों का बीज बचा, ना डंगरों का बीज बचा, ना हमारे पास खेत का बीज बचा। सब बाजार से आ रहा है, बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आने वाले वक्त में समाज के सारे तबकों को एक साथ आकर के लड़ना ही होगा, कोई रास्ता इसमें नहीं है। मतलब कुछ चीजें हैं जो हम समय आएगा तो डेवलप करते चले जाएंगे और अपने लोगों को तैयार करते चले जाएंगे कि हमको इस रुपये के मुद्दे पर भी लड़ना है, हमको ज़मीन भी बचानी है, हमको गांव भी बचाना है, हमको समाज भी बचाना है, हमको अगली पीढ़ियों के लिए रास्ता भी तैयार करना है। तो ये तो इतना आसान रास्ता तो नहीं है। हम तो ये कर सकते हैं कि हम अपना ये वाला जीवन जो है वो झोंक करके इसमें, और अगली आने वाली पीढ़ी को, पूरी पीढ़ी तैयार, जिस गुरुकुल की हम स्थापना की बात करते हैं, जो सपना देख रहे हैं, या जिस स्कूल, गुरुकुल भी न मत बोलिए आप उसको, जिस विद्यालय की हम सपना देख रहे हैं, उस विद्यालय का ये काम हो कि वो अगली पूरी पीढ़ी तैयार करे जो उस पूरे षड्यंत्र को समझती हो। ये षड्यंत्र जब हम 3 दिन समझाते हैं तो 3 दिन कम लगते हैं हमको समझाने में, तो सोच लो आपको कैसे पता लगेगा। इसमें चाहे ये मेडिकल माफिया का गेम हो, सरकारें बनाना हो, लॉबिंग करना हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एस्टैब्लिशमेंट हो, यूनियन बनाना हो, यूनियनों की हड़ताल हो, अखबारों का चलना हो, मीडिया की मैनेजमेंट हो, हेडलाइन मैनेजमेंट हो, हर इवेंट को मैनेज करना हो, समाज के अंदर धर्मगुरुओं का स्थापन हो, धर्मगुरुओं का विस्थापन हो, ये सारी जो चीज़ें बनती हैं ये कैसे बनती हैं, कानून किस हिसाब से बनते हैं, ये सब कुछ हमको तो कुछ नहीं पता। हम अगर आप भर सकते हैं तो भरिए, भर के अपना सिबिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अगर हमने नहीं बंद करनी होगी तो हम फिर 20 लाख की क्यों करेंगे, फिर हम 40 लाख की करेंगे। भाई अगर हमने बंद ही करनी है तो पहले ये 20 लाख वाली पूरी कर लो, जल्दी भर दो, और फिर 1 करोड़ का ले लो ना, फिर उसको करेंगे ना कि हम नहीं देते। और अगर भर ही नहीं पा रहे हैं, मान लो इस पोजीशन में है कोई जो भर नहीं पा रहा है, वो आ जाओ, उसके लिए हम बैठे हैं, जो मजबूर आखिर में, है ना। मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे मत करो, अभी इसको मजबूरी के तौर पे रहने दो। अभी हमको क्या चाहिए, देखिए सबसे बड़ी बात क्या रहती है, मैं आपको बताता हूं। कई जगह पर ऐसा हुआ कि हमने इस तरह का केस किया तो बैंक ने बाहर से ही सेटलमेंट कर ली। इसको रोकना मोहित, मैं बताता हूं आगे। एक बार की बात बताता हूं मैं।